हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखना चाहते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। आपके जिन जिन पाठों में से लघुत्तरात्मक प्रश्न आने हैं उन्हीं में से बनाए जा रहे हैं। आज हम पाठ 5 के देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, और टाइम रहेगा तो फिर सीधे पाठ नंबर 15 पे चलेंगे। स्टूडेंट, मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, इसके अंदर जो मोस्ट है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट, इसके अंदर एक तो ये कि ये जनता का शासन है, इसकी विशेषता एक तो ये कि ये जनता का शासन है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये लिखना है कि ये जनता के द्वारा निर्मित शासन है। जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन। तीसरा स्टूडेंट्स, यह जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी। चौथा स्टूडेंट्स, यह एक विकासशील शासन प्रणाली है। विकासशील शासन प्रणाली। और लास्ट स्टूडेंट, ये एक साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र है वो एक साधन है, लोकतंत्र एक साधन है। स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जो अगला मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है इस पार्ट में, वो है लोकतंत्र के प्रमुख गुण। लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर कि यह सार्वजनिक हित में शासन होता है, सबका हित चाहता है। सार्वजनिक हित इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा, यह कार्यकुशल शासन होता है, इसमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। यह कार्यकुशल शासन होता है, कार्यकुशल शासन। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पॉइंट बन सकता है कि इसमें देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। इस प्रणाली में देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। स्टूडेंट्स, इसमें देशभक्ति ही नहीं, इसमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। इसमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। स्टूडेंट, लोकतंत्र जो होता है वो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है, क्योंकि सबको समान, जैसे एक आदमी है तो एक वोट डालने का अधिकार है। समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर सार्वजनिक शिक्षा का भी ये एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। जनता को चुनाव वगैरह और शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। यह सार्वजनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम देखिए, इसको याद करने के लिए देखो, ये याद कर सकते हैं आपकी 3 प्रकार की तो शिक्षा लिखनी है हमें। 3 प्रकार की शिक्षा लिखनी है तो आपके 3 पॉइंट तो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको 3 पॉइंट ही थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो इसके अंदर मोस्ट बनता है। ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। लोकतंत्र के दोष या फिर अवगुण। लोकतंत्र के दोष या फिर अवगुण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पहला पॉइंट ये बना सकते हैं कि इसमें जनता जो है, लोकतंत्र में जनता जो है वो वोट करती है, मत देती है, वो भावनाओं पर देती है, भावनाओं पर आधारित होकर मत देती है। जाति, रिश्तेदारी, इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाती है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो उच्च वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, वो उदासीन रहता है, वो ज़्यादा इसको महत्व नहीं देता है। उच्च वर्ग की उदासीनता। तीसरा स्टूडेंट्स, इसके अंदर कहते हैं नैतिक शिक्षा दी जाती है। नैतिक शिक्षा का दावा झूठा है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनेता कई है
वो जो बेईमानी वगैरह के दलदल में खूब फंसे हुए मिलते हैं। नैतिक शिक्षा का दावा झूठा। इसी प्रकार राजनीतिक आर्थिक समानता की बात करते हैं, सबके पास समान धन होगा, ये दावा भी आर्थिक समानता का दावा भी झूठा है। मतदाता द्वारा मत न डालना, हम देखते हैं कोई किसी भी चुनाव में 100% वोट नहीं डाले जाते हैं। मतदाता द्वारा मत न डालना। इसके अलावा हम देखते हैं चुनाव वगैरह होते हैं तो उनमें जाति, धर्म, ब्लैक मनी, जाति, धर्म, ब्लैक मनी का प्रयोग होता है इसमें। और जो राजनीतिक दल होते हैं वे भी दोषपूर्ण है। राजनीतिक दल इसमें दोषपूर्ण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम कारण लिख सकते हैं, ये हम पॉइंट लिख सकते हैं लोकतंत्र के दोष में या लोकतंत्र के अवगुणों में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट बनता है इसमें। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। किसी देश में लोकतंत्र कब सफल हो सकता है? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? स्टूडेंट्स, इसमें हम पहला लिख सकते हैं शांति और व्यवस्था। जिस देश में शांति रहेगी वहीं पे फिर वोटिंग वगैरह हो सकती है, वहीं पे लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। शांति व व्यवस्था। दूसरा, वोटिंग वगैरह में अरबों खरबों रुपए का खर्चा आता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वहाँ पे लोकतंत्र है वो सफल रह सकता है। तीसरा स्टूडेंट्स, इसके अंदर सार्वजनिक आर्थिक समानता होनी चाहिए। सार्वजनिक, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही समानता है। सार्वजनिक आर्थिक समानता, कोई ज़्यादा अमीर न हो और कोई ज़्यादा गरीब न हो। आर्थिक समानता। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जनता शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए। नहीं जनता को झूठ बोलकर और वोट लिया जा सकता है। जनता शिक्षित व जागरूक हो। और स्टूडेंट्स, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाए। हमारी जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, नगर पालिकाएँ वगैरह जो होती है, उनको शासन की सत्ता की चाबी है वो सौंपी जाए। तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा नहीं देंगे तो लोकल के लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे और फिर ही विद्रोह क्रांति होती है। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। ये 5 पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम लिख सकते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए शर्तें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो वेरी मोस्ट है, जो लोकतंत्र का उत्तरदायी सिद्धांत है। लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांत के प्रमुख मान्यताएं या लक्षण या मान्यताएं बताइए। इसके अंदर जो लोकतंत्र का उत्तरदायी सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके समर्थक लिखेंगे हम कौन कौन है। हाउस, ये इस व्यक्तियों के नाम है। लॉक, आप ये मत सोच लेना हाउस है और ये लॉक है। रूसो और अब्राहम लिंकन। ये स्टूडेंट्स इसके समर्थक है, इस सिद्धांत के समर्थक है। अब इस सिद्धांत की मान्यता या लक्षण क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला इसका लक्षण हम ये लिख सकते हैं, ये सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति अपना हित अहित समझता है।
व्यक्ति में सामान्य बुद्धि है और वो अपना हित और अहित समझता है कि किस में मेरा हित है, किस में मेरा अहित है। दूसरा, इसमें शासन है वो सीमित होना चाहिए, सीमित शासन होना चाहिए, सीमित शासन होना चाहिए, यानी शासन का कंट्रोल जनता पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक शासन है वो जनता की इच्छा पर होना चाहिए, शासन जनता की इच्छा के अनुरूप, शासन जनता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। एक जो नागरिक होते हैं उनको स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जनता को मान लीजिए, नागरिकों को मान लीजिए, जनता को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका अगला पॉइंट बना सकते हैं, शासन जो है वो नियमों पर आधारित होना चाहिए, बिना नियमों के नहीं होना चाहिए। शासन नियमों पर आधारित होना चाहिए, नियमों पर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार इसका आंसर दिया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, वो देख लेते हैं, फिर चैप्टर 15 में आ जाएंगे। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, इसकी प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, वो बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये जो समाजवादी सिद्धांत है ये लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के मेल से बना है। नंबर 1 पॉइंट, यह उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। नंबर टू, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो समाजवादी सिद्धांत है ये स्वतंत्रता और आर्थिक समानता, देखिए उदारवाद में स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, मार्क्सवाद के अंदर आर्थिक समानता। तो ये स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता एक साथ प्राप्त करने में विश्वास रखता है। स्टूडेंट्स, इसका अगला पॉइंट हम यूँ बना सकते हैं कि यह विकास में तथा संविधान में विश्वास रखता है। विकास तथा संविधान में विश्वास रखता है। और स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के समाजवाद को हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके 5 के चैप्टर के बाद सीधे 15 के चैप्टर से ही लघुत्तरात्मक प्रश्न आने हैं। तो इसी वीडियो में 15 के पार्ट के लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं और इस उदारीकरण से भारत पर क्या प्रभाव हुए हैं? भारत पर इस उदारीकरण के प्रभाव, पहला क्वेश्चन है मोस्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे आर्थिक उदारीकरण क्या है। आर्थिक उदारीकरण है व्यापार पर जो प्रतिबंध थे, व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करना तथा व्यापार हेतु नियमों व कानूनों का सरलीकरण ही उदारीकरण है। एक तो ये इसकी परिभाषा बता देंगे, फिर स्टूडेंट्स इसे बताना है कि इस उदारीकरण के भारत पर प्रभाव क्या हुए हैं। आप जानते हैं भारत में उदारीकरण सन 1991 में अपनाया गया था और इसके प्रभाव, भारत के ऊपर इसके प्रभाव क्या पड़े,
एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था इससे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी और पूंजीवाद मिक्स होके मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन उदारीकरण अपनाने से यह मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। दूसरा, व्यापार पर अब सरकारी नियंत्रण है वो कम हो गया। व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम हो गया। तीसरा, अब भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। भारत है अब एक मुक्त बाजार, खुला बाजार, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। ये इसके पॉइंट आप गिना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में से, आपके 15 के चैप्टर में से। वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के लाभ बताइए। वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के लाभ बताइए। मैं इसे मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन बन रहा है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है और इसके लाभ बताइए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वैश्वीकरण की परिभाषा लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, विभिन्न देशों को श्रम, तकनीक, सेवा के आदान प्रदान के लिए, ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने अच्छी तरह से। इसमें मानव श्रम का आदान प्रदान हो सकता है, टेक्निक का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है। श्रम, तकनीक और सेवा के आदान प्रदान हेतु एकीकरण, ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब वैश्वीकरण के लाभ क्या हुए हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं। वैश्वीकरण का सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो सेवा है और श्रम है या तकनीक है, सेवा और तकनीक है, उसकी पहुंच विभिन्न देशों तक हो गई। सेवा, तकनीक की पहुंच विभिन्न देशों तक। पहुंच। दूसरा, संचार और तकनीक में जबरदस्त प्रगति हुई। संचार व तकनीक में वृद्धि हुई। तीसरा, इससे व्यापार जो हुआ वो लाभदायक हो गया क्योंकि लागत कम आई। इससे लागत कम हुई चीज़ों की, वस्तुओं की, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह दूसरे देशों से हमने ली, लागत कम हुई और व्यापार में लाभ अधिक हुआ। स्टूडेंट्स, इसका अगला पॉइंट जो है वो हम ये बना सकते हैं कि उपभोक्ताओं को इससे लाभ पहुंचा है। उपभोक्ताओं को इससे लाभ पहुंचा है क्योंकि अनेक देशों की कंपनी आएगी तो सीधी सी बात पड़ी, उनमें कंपटीशन होगा और जिसका लाभ सीधा उपभोक्ताओं को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो इसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह से देख लें क्योंकि वर्तमान समय के अंदर इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। कौशल विकास से आप क्या समझते हैं और इसका महत्व है। कौशल विकास क्या चीज़ है और इसका महत्व क्या है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कौशल विकास से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। स्टूडेंट्स, जब किसी व्यक्ति को श्रम, स्वास्थ्य या प्रशिक्षण
या प्रशिक्षण द्वारा, श्रम स्वास्थ्य या प्रशिक्षण के द्वारा किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता या क्षमता विकसित करना कौशल विकास कहलाता है। अब कौशल विकास का महत्व क्या है? एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौशल विकास एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कौशल का विकास किया जाता है, जिसमें कुशलता का विकास किया जाता है। दूसरा, इसमें मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदला जाता है। इसके द्वारा मानव संसाधन है वो मानव पूंजी में बदल जाता है, मानव पूंजी में। स्टूडेंट्स, तीसरा हम इसके अंदर लिख सकते हैं, इसमें जो श्रमिक होता है या श्रम होता है उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है, श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है। और इसमें व्यक्ति का जीवन है उसमें गुणवत्ता आती है, व्यक्ति का जीवन में गुणवत्ता आ जाती है। व्यक्ति जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाएगा और फिर अच्छा दिमाग चलाएगा। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो लास्ट है इस चैप्टर का प्रमुख प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एमएनसी, नेशंस कंपनी। और इसका महत्व क्या है? सबसे पहले हम एमएनसी की परिभाषा देंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा देंगे। ऐसी कंपनी जो विभिन्न देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। ऐसी कंपनी जो अनेक देशों के अंदर उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, एमएनसी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अब इसका एक महत्व तो यह हुआ कि विभिन्न देशों में निवेश हुआ। विभिन्न देशों में निवेश किया गया, निवेश में वृद्धि। एक तो ये फायदा हुआ इसका कि अनेक देशों के अंदर उत्पादन कार्यों के अंदर निवेश किया गया। दूसरा, इसके अंदर विभिन्न देशों में सेवा और तकनीक, सेवा के उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा, तकनीक हस्तांतरण से कई देशों को लाभ हुआ। तकनीक हस्तांतरण से कई देशों को लाभ हुआ। जैसे भारत में कंप्यूटर आया है तो सीधी सी बात पड़ी है, ये तकनीकी हस्तांतरण माना जाएगा। अगला पॉइंट, जो ये एमएनसीज है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसे लगी सारी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।